आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी व संस्कृति परिवार दोनों की तरफ से। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति परिवार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज 26 जनवरी, आज हमारे देश का इतिहास बदला था। आज हमारा इतिहास बदला था क्योंकि भारत का पुनः जन्म हुआ था। अब आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे तय हुए थे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। 26 जनवरी 1950 की वह सुबह जो रॉयल क्राउन को इतिहास बना रही थी और अशोक स्तंभ को भारत की नई पहचान। आज हम बात करेंगे उसी 26 जनवरी 1950 की सुबह की, जब हमारे देश में एक नई सुबह हम सभी के लिए एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रही थी। बात है 26 जनवरी 1950 की, जब एक नई सुबह नई पहचान के साथ अलग तरीके का मौसम लेके आई। मौसम में थोड़ा सा ठंड थी, सर्दी की हवा थी, लेकिन कोहरे की उस सुबह में सुनहरे सूर्योदय का भविष्य दिखाई दे रहा था। भारत का भविष्य दिखाई दे रहा था। आज़ादी 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन 2 साल 5 महीने 11 दिन के बाद भी हमें चीज़ें तैयार करने में वक्त लग रहा था। हमारे दफ्तरों, हमारी अदालतों, हमारी वर्दियों पर कोई ना कोई ऐसा निशान था जो हमें गुलामी का सबूत दे रहा था। उन सभी गुलामी के सबूतों को मिटाने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन से भारत एक गणराज्य बन गया था। बात करते हैं 1947 से 1950 तक के पहचान के संकट की, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्राउन के अधीन ही चलती जा रही थीं, जैसे कि प्रतीक, वो निशानियां जो हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे ऊपर दिखाई दे रही थीं। हम उन्हीं के साये में पल रहे थे। सेना पर क्राउन के निशान, सेना पर ऐसी वो सारी की सारी छाप जो ब्रिटिशर्स की निशानी बताती थी। भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो संविधान सभा के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आज़ाद भारत ब्रिटिश ताज के प्रतीकों के साथ आगे बढ़ेगा? तो जवाब था नहीं। भारत को एक ऐसे स्वदेशी प्रतीकों की ज़रूरत थी जो उसकी अपनी सभ्यता और गौरव को दर्शाए। इसीलिए बात छिड़ गई प्रतीकों की कि भाई प्रतीक कौन से लिए जाएंगे, गाय, कारखाना या कुछ और। यहाँ पर 2 भागों में हमारा समाज बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को खारिज करते हुए हमने ये फाइनल किया कि हम सारे वो प्रतीक लेंगे जो स्वदेशी होंगे, जो हमारे देश की पहचान को सबके सामने रखेंगे। और वो सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सभ्यता को दर्शा रहे होंगे, उसकी गरिमा को दर्शा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वो सिंबल जो हमारे देश की पहचान बना, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। अशोक स्तंभ की जब चुनाव की बात आ रही थी तो इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर अशोक स्तंभ को लेकर एकमत हुए और इसके चुनने के बहुत सारे कारण भी थे। कारण क्या थे? कारण थे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रतीक था। ये नैतिक शासन मतलब मॉरल रूल्स का और कानून के राज को दर्शाता भी था। यह एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा भी था। इसी वजह से इसको हमारे देश का सबसे बड़ा सिंबल माना गया। यहां से बात आई उन प्रतीकों को तय करने की जिनके बारे में सारी चीजें चित्र के फॉर्म में बनाई जाएं, कागज पर उकेरी जाएं। तो नाम आया एक व्यक्ति का, नंदलाल बोस। उनकी कलम से बहुत सारे प्रतीक चित्र की फॉर्म में कागज पे उकेरे गए। प्रतीक तय हो चुके थे, लेकिन उनकी डिजाइन कौन बनाएगा, ये सवाल सबके जहन में था। देश भर से कला स्कूलों से कई सारे छात्र विशेषज्ञ डिजाइन कर करके दे रहे थे, लेकिन सारे खारिज हो रहे थे। लेकिन एंड में शांति निकेतन के प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस और उनकी टीम को यह जिम्मेदारी मिली। 1949 में उन्होंने जो स्केच तैयार किया वही आज हमारे पासपोर्ट और सरकारी दस्तावेजों की शान है। यहां से आगे बढ़ते हुए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और
उनके अर्थ पर बात कर लेते हैं। आप सभी ने मेरे पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसे जरूर देखा होगा। वो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। वहां पे 4 शेर दिखाई देते हैं जो कि शांति, गर्व और साहस का प्रतीक है। यहाँ पे एक शेर पीछे दिखाई देता है जो कि चारों दिशाओं को भी दर्शाता है। यहाँ पे जो अविकस है उस पर हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बैल और शेर की आकृति बनी हुई है। धर्म चक्र बना हुआ है और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जो सत्य की विजय होती है, इसी को दर्शाता है। यहाँ से अगर इसके फ्लैशबैक में जाएं कि इसके फ्लैशबैक की कहानी देख लेते हैं तो 280 ईसा पूर्व से 1904 तक का इसने सफर तय किया। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व में करवाया था। कई सदियों तक ये मिट्टी में दबा रहा। 1904 में एक जर्मन इंजीनियर थे फ्रेडरिक ऑर्टेल, उन्होंने इसे वाराणसी के सारनाथ में खोजा था। सुराग अगर देखे जाएं तो ऑर्टेल ने चीनी यात्री ह्वेंगसोंग की किताब के आधार पर इसके सुराग देखे थे और उसी के आधार पर यहाँ खुदाई की थी। अगर वो ना देखे होते तो इसका परिणाम ये ना निकलता कि 7 फीट ऊंचा शेर वाला हिस्सा एकदम सुरक्षित मिलता, जो एक आज की सबसे बड़ी अगर पहचान के रूप में ना जाना जा रहा होता। ये आज भी सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। बात करते हैं अपने देश की सेना की, जिसके दम पर हम सुरक्षित हैं, जिसके दम पर हमारा देश सुरक्षित है। वो भी आज देसी ना होती। सेना का विदेशी चोला उतारा गया। 26 जनवरी 1950 को ही सेना के नामों से रॉयल शब्द हटा दिया गया। जो सेना रॉयल क्राउन के अधीन हुआ करती थी वो अब इंडियन आर्मी हो गई थी, इंडियन नेवी हो गई थी और इंडियन एयर फोर्स हो गई थी। अब रॉयल शब्द नहीं रहा था। जो वर्दियों पर किंग क्राउन का लोगो लगता था अब वो अशोक के स्तंभ में बदल गया था, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। यहां से सेना ब्रिटिश जो रॉयल कहलाती थी वो अब इंडियन कहलाएगी। ये सारी चीजें हो रही थी। इसके साथ साथ आईपीसी में भी बदलाव हुए। सीआरपीएफ की भी कहानी यहां पे सबके सामने आई। यहां पर इंपीरियल पुलिस हुआ करती थी जो कि अब इंडियन पुलिस सर्विस कमीशन के तहत आने लगी थी, जिसे आज की डेट में हम आईपीएस कहते हैं। आईएएस भी इसी नामकरण के साथ सामने आया। जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करता था अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगा। सीआरपीएफ की अगर कहानी की बात करूं तो अंग्रेजों ने 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बनाई थी, जो आजादी के बाद इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ये सारी की सारी चीजें पुलिस और प्रशासन जो कि इंपीरियल शब्द से इंडियन तक का दिखाई देता है। यहां पर हमारे सारे लोग जितने भी भारतीय हैं वो पैसे, जॉब, इन सब के लिए भी काम करते हैं। तो वहीं पर नोट और मोहर, इसकी भी बात कर लेते हैं। नोट और मोहर पे महामहिम की जो विदाई है उसकी कहानी देख लेते हैं। पहले कुछ नोट ऐसा हुआ करता था जिस पे किंग एम्परर का नाम हुआ करता था, उनकी फोटो हुआ करती थी। बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको लिखा गया। क्राउन लैंड्स की जगह स्टेट लैंड्स लिखा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका लोगो बनाया गया। ये वो पहचान थी जो हमारे देश को आजादी का सबूत देती थी। बात करते हैं अपने ध्वज की, जिसके लिए आज हर एक हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी कुर्बान करने की चाहत रखता है। उस गान की जिसे राष्ट्रगान कहते हैं। पहले ध्वज में यूनियन जैक ब्रिटिश फ्लैग उसे उतारा गया और देश का तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन, इसकी जगह पे जन गण मन को राष्ट्रगान का रूप दिया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। ये कहानी आज भी उतनी ही ताजा लगती है कि जिस पर हम सब भारतीय मर मिटे। यहां पर अगर मैं अपने पीछे एक नजर में क्या क्या बदला उसकी बात करूं तो सिंबल जो कि ब्रिटिश क्राउन की तरह दिखाई देता था अब वो अशोक स्तंभ में बदल गया। जब हमारे देश पे राजा की बात होती थी अब वो प्रेसिडेंट हो गया। अगर फौज पे रॉयल इंडियन आर्मी होती थी तो वो
इंडियन आर्मी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें मोहर पे भी दिखी। जॉर्ज की फोटो होती थी, वहां के राजा की फोटो होती थी, तो अब अशोक स्तंभ आ गया। ये कहानी है प्रजा से नागरिक बनने की। ये कहानी है हमारे भारत के भारत बनने की। ये कहानी है उस गुलाम देश से आज़ाद देश बनने की। हम सभी को उन सभी शहीदों पर लख लख नमन है। हम सभी लोगों का आज उन सभी को शत शत नमन है। आप सभी को दोबारा से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।